हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इरफान अमन। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आज सारे जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट के, उन सब के बारे में इंट्रोडक्शन की तरह बात करूंगा। सो अगर आप इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू। सो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह स्टॉक मार्केट है क्या। सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आप शेयर मार्केट कह लो, इक्विटी मार्केट कह लो या स्टॉक मार्केट कह लो, एक ही बात है। दूसरा टर्म है मार्केट। इसका मतलब ये वो जगह है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। ऑल राइट। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। मालिक एज इन आपको उस कंपनी का ओनरशिप मिल जाता है, और वो ओनरशिप कितना होगा, जितने अमाउंट से आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो सकता है कि आपने एक शेयर खरीदे और उस कंपनी के टोटल 100 शेयर है, तो आपका उस कंपनी में जो परसेंटेज हो गया एज एन ओनर वो 1% हो गया। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अब बात ये आती है यहाँ पे कि लोगों को काफी ज्यादा डर होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। वो डरते हैं, उन्हें ये लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मैं कहूंगा हाँ ये है, बिल्कुल है। बट आप मुझे ये बताओ, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है ये, या वो कौन सा असेट्स है या इन्वेस्टमेंट है जहां आप इन्वेस्ट करते हो और वो रिस्की नहीं है। चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड है, एफडी है, या जहां भी जिस जगह भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप कंपेयर करके देखो तो आप पाओगे, अगर आप रिस्क की बात करते हो तो हर चीज रिस्की है। क्या आप हमेशा रियल एस्टेट जब भी खरीदते हो तो क्या वो मुनाफे का सौदा होता है? क्या आप जितना रिटर्न हमेशा चाहते हो उतना रिटर्न देता है? क्या उसकी वैल्यू गिरती नहीं है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने किसी एरिया में कोई भी घर खरीदा है, अगर ड्यू टू सम और द अदर रीजन उस जगह पे कुछ ऐसा एस्टेब्लिश हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ भी, जिसकी वजह से वो वहां काफी पॉल्यूशन, नॉइज होने लगे, काफी क्राउडेड हो गया, तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसको नहीं यूज किया जाता है। तो अगर आप वहां एज अ रेसिडेंशियल पर्पस रह रहे थे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और भी सारे इंस्ट्रूमेंट का यही हाल है। अगर आप बात करो कि फिर भी लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं ना, और रिटर्न भी मिलता है, ये भी बात है, तो वो कैसे होता है? आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से रिसर्च करते हो, फाइंड करते हो कि हाँ मैं कहाँ पे खरीदूं, जगह कहाँ लूं, घर कहाँ खरीदूं जहां मुझे फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न मिलेगा। तो ये एप्लीकेबल तो स्टॉक मार्केट के लिए भी है ना। अब हमारे सामने हजारों कंपनीज हैं, अगर हम वहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो फ्यूचर में अच्छा करेगी, अभी अच्छा कर रही है, उनका पास्ट ट्रैक बहुत अच्छा रहा है जहां से हमें रिटर्न मिल सकता है। तो आपको वहां मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो रिसर्च का और रिवॉर्ड का यहाँ सीधा प्रोपोर्शन है। आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे आपका रिवॉर्ड और रिटर्न उतना अच्छा रहेगा। आप बिना रिसर्च किए, बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े किसी के टिप पे अगर कुछ खरीदते हो तो वो आपको नुकसान ही देता है। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहां भी एप्लीकेबल है। अब हमारे इंडियन सोसाइटी में या हम लोगों के अंदर एक डर भरा हुआ है, उसके पीछे काफी सारे वजह हैं। अगर आप कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो तो हम घर वालों से हमेशा शेयर मार्केट की बुराइयां ही सुनते हैं, या हम भी अगर खुद न्यूज देखते हैं तो हम काफी सारे स्कैम्स के बारे में देखते आए हैं। हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम, सत्यम स्कैम, और हम इन सब में पाते हैं कि अरे यहाँ तो लोगों के पैसे डूबते ही हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ है, बिल्कुल होता है। बट मेरे कहने का मतलब, आप तो ये एक साइड देख रहे हो ना, आप दूसरी साइड भी देखो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव न्यूज जो है, या वो रिश्तेदार जो किसी के टिप पे आके इन्वेस्ट कर दिया
और फिर उन्हें लॉस हो गया, फिर वो कहानियां सबको सुनाते रहते हैं और वो डर हमारे मन में भरा रह जाता है। बट आप खुद से क्रॉस चेक करिए, वो कहानियां भी हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं और बहुत ही ज्यादा रिटर्न दी है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है, आप जहां भी इन्वेस्ट करो एक बार अपने तरफ से सोच समझ के सूझबूझ के साथ रिसर्च करके मेहनत करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। कोई भी चीज जो आपको रिटर्न देगी, ये स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। हम यहाँ ये सोच के आते हैं कि रातों रात पैसा बन जाएगा, एक महीने में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, एक साल में हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता और ना कभी हुआ था, ना हो सकता है, ना होगा। चांस की बात एक अलग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये भी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है जहां पे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, तभी रिटर्न मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये स्टॉक मार्केट एग्जिस्टेंस में आया कैसे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये कहानी या कहानी नहीं, रियलिटी है। ये स्टार्ट होती है आज से 400 साल पहले। हम सब ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना है। 1600 के करीब की बात है। उस टाइम में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो शिप पे अपने काफी सारे गुड्स को ले जाया करते थे, एक्सप्लोर करते थे, अलग अलग कंट्रीज को ढूंढते थे जहां वो अपने सामान को बेचे और वहां से काफी सारा वो मुनाफा कमा के लाते थे। तो एक्चुअली उस टाइम में ना तो नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था और ना ही एग्जैक्टली उन्हें पता था कि जाना कहाँ है। वो एक तरह से ढूंढ नहीं निकलते थे। तो इन सब के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो उन लोगों ने क्या शुरू किया कि वहां के रिच लोगों से, इन्वेस्टर्स को ऑफर किया कि आप लोग आए और हमारे शिप में इन्वेस्ट करें। जब हम ये सामान बेचने दूसरी जगह जाएंगे और जो भी मुनाफा कमाएंगे उस मुनाफा में आपको भी हिस्सेदारी दी जाएगी। ये एक ऑफर दोनों के लिए फायदेमंद था। इन्वेस्टर्स को काफी सारा मुनाफा कमाने का मौका था और शिप सेलर्स को जो पैसे की जरूरत थी वो पूरी हो जाती। बट उस टाइम में चूंकि इतना कुछ डेवलप्ड नहीं था सिस्टम, काफी सारे शिप्स डूब जाया करते थे, कितनी सारे गुम हो जाया करते थे, लौट के नहीं आते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लूट भी लिए जाते थे। तो एक डर बना रहता था कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शिप आएगी या नहीं आएगी। तो इन्वेस्टर्स ने क्या सोचा, क्यों ना हम एक शिप की जगह काफी सारे शिप पे पैसे लगाएं, जिससे अगर कुछ ना भी लौट के आए, अगर एक दो ही लौट के आए तो हमारा नुकसान नहीं हो, ओवरऑल मुनाफा हो। यही तो हम आज करते हैं स्टॉक मार्केट में। हम अपने पैसे, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर मैं वॉरेन बफेट का नाम लूं तो उनका एक बहुत बड़ा कोट है। वो कहते हैं नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। इसका मतलब क्या है, आप अलग अलग जगह पे पैसों को इन्वेस्ट करें। और आप अगर किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो उठा के देखें तो अगर उनके पोर्टफोलियो में 20, 25, 30 स्टॉक्स हैं तो उनमें से 2-4 स्टॉक्स ही ऐसे होते हैं जो उन्हें इतना मुनाफा दे जाते हैं कि बाकी बचे स्टॉक्स अगर नुकसान में भी हैं, जो कि बिल्कुल होते हैं, कोई भी 100% सही नहीं होता, तो वो मुनाफा उनके नुकसान को कवर कर देता है। तो ये वही सिस्टम था जो उस टाइम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वहां पे जो इन्वेस्टर्स थे वो ओपनली आके डॉक्स वो जगह होती है जहां शिप लगती है। तो जब शिप जाने वाली होती थी तो इन्वेस्टर्स वहां बिड करते थे और अलग अलग शिप पे अपना पैसा लगाते थे और धीरे धीरे यही एक रूप ले लिया स्टॉक मार्केट का। तो आपने सुना भी होगा एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज पहला एक्टिवली ट्रेडेड एक्सचेंज है जो कि इस दुनिया में एस्टैब्लिश हुआ समवेयर अराउंड 1611। और आज अगर आप देखते हैं तो दुनिया के हर बड़े कंट्री में एक ना एक स्टॉक एक्सचेंज है ही। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जब ये स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आया और मैंने आपको बताया कि हमारे कंट्री में 2 बड़े एक्सचेंज है, तो अब बात आती है कि इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसे होता है, इन्वेस्टिंग कैसे होता है। तो आज का जो सिस्टम है वो बहुत ही आसान है। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी भी कंपनी का मालिक बनना है, उस परसेंटेज से जितने परसेंटेज से आप खरीदते हो, बस आपको 3 अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट
और बैंक अकाउंट। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, इवन बैंक्स, जो आपको ये 3 in 1 सिस्टम एक साथ प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी बहुत बेसिक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक डिटेल्स चाहिए होता है। 2 दिन के अंदर में आपका अकाउंट एक्टिव भी हो जाता है, आपके पास आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आप यूं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हो ऑन अ क्लिक ऑफ द बटन। कहीं भी आप बैठे हो, अपने घर में बैठ के, फ्रॉम वेयर एवर। बट अगर मैं बात करूं आज से 25 साल पहले की, जब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, डीमेटेरियलाइजेशन सिस्टम नहीं था। डीमेटेरियलाइजेशन मैंने कहा, इसका मतलब क्या है कि जब इंटरनेट के दुनिया से पहले जो भी हम शेयर्स खरीद पाते थे वो हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते थे। वहां पे आपने एक टर्म सुना होगा, आउटक्राई। अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो हम में से काफियों ने हर्षद मेहता स्कैम तो देखा ही है। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह वो एक्सचेंज पे जाके और वहां पे शोर शराबा होता था, ब्रोकर्स आवाज लगा रहे हैं, वो ऑर्डर्स लिख रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, और फिर वो एंड में जाके सिस्टम, तो ये बहुत ही कम्बरसम था। और जैसा मैंने कहा कि आप घर में बैठ के आज खरीद सकते हो, ऐसा उस टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जो आपको शेयर्स मिलते थे वो मटेरियल के फॉर्म में मिलते थे। इसका मतलब शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलता था पेपर के फॉर्म में। तो उसी को हमने मटेरियल को डीमटेरियलाइज कर दिया और अब ये सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है और बहुत आसानी से हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो जीरोधा ऐप मैं यूज करता हूं, जो कि मेरे लिए, मुझे लगता है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और आप आसानी से यहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकते हो और अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि कौन कौन सी कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बेच सकती है। अभी मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताया, बेच सकती है, बट ये इतना आसान नहीं होता। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कंपनी शेयर के थ्रू पैसे उठाती क्यों है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने और आपने मिलके कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब हम इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2 लोग मिलके ही, तो वो एक तरह का पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों ही पार्टनर है। हम दोनों ने मिलके पैसे डाले और हमने काम शुरू किया। अब हमारा काम बेहतर हुआ, हमने मुनाफे कमाए। अब हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा और एक्सपेंशन करना चाहिए, हमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हमें पैसे की जरूरत हुई, तो हमने क्या किया, हमने कुछ और लोगों को कहा कि आओ और आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो अब और लोग आए, हमने उनके भी पैसे लिए और हमने वो भी इन्वेस्टमेंट में लगाए। तो अब हमारा और ग्रोथ हुआ। तो अब ये कितने लोगों को हम ले सकते हैं, उस पे एक लिमिटेशन है, कैप है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो मैक्सिमम 200 मेंबर तक को अपने कंपनी में शेयर होल्डिंग दे सकती है। अब आप सपोज करो आपने 200 लोगों से वो पैसे ले रखे हैं, अब इसके बियॉन्ड भी आपको पैसे चाहिए, राइट? तो अब आपके पास ऑप्शन आता है कि ठीक है, आप इसके बियॉन्ड भी जा सकते हो और लोगों से भी पैसे ले सकते हो और इन्वेस्टर्स को भी कह सकते हो कि आओ मेरे कंपनी में पैसे लगाओ। और उन्हें दिख रहा है, उन इन्वेस्टर्स को, कि हाँ इसकी कंपनी और इसका बिजनेस तो सच में अच्छा कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बट अब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह वो पैसा नहीं ले सकते हो, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। अब यहां भी 2 बातें हैं। अभी भी मैंने शेयर इशू की बात नहीं की है, अभी ये सारा काम प्राइवेटली हो रहा है। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और अनलिस्टेड हो, अब यहां कॉन्सेप्ट आता है अनलिस्टेड और लिस्टेड का। तो मैं आपको अगर ये बताऊं क्या है ये टर्म, तो जितनी भी कंपनी के शेयर्स जो आप स्टॉक मार्केट से खरीद पाते हो वो सारी कंपनीज लिस्टेड है। इसका मतलब है उन लोगों ने पब्लिक से पैसे ले रखे हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जिनके मेंबर्स तो 200 से ज्यादा हैं, बट अभी भी उन्होंने जो पैसा लिया है ओपनली पब्लिक से नहीं लिया है, प्राइवेटली ही लिया है, राइट? तो अब एक और सिनेरियो आप अज्यूम करें कि अगर आपको अब 20,000 करोड़ चाहिए,
तो अब कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा कि एक साथ इतना पैसा लगाना चाहेगा। और आप प्राइवेट इन्वेस्टर से भी कितना ले लोगे? अब आप कहोगे कि बैंक से भी तो हम लोन ले सकते हैं, बिल्कुल लोन ले सकते हैं, बट आपको कोई भी बैंक इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा। चलो दे देता है, बट आप लोन लेने का अपना एक कॉस्ट है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, वो आपके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। तो आपके लिए एक बेस्ट सिनेरियो लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है, और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल और आ जाए, तो आप और भी ग्रो करोगे, तो आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। क्योंकि पब्लिक में बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक हिस्सा अगर बांट के आप शेयर्स दे देते हो, तो आप काफी सारा पैसा स्टॉक मार्केट से उठा सकते हो। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कि लिस्टेड है, राइट। तो इसका मतलब कि जब आपको पब्लिक से पैसा उठाना है, तो आप अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाते हो, तभी इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं गोइंग पब्लिक। इट मींस यू आर गोइंग टू ऑफर पब्लिक, कम बाय अ स्टेक इन आवर कंपनी, इन्वेस्ट एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके, अब ये डिसीजन ले लिया कंपनी ने कि वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाह रही है। इसका मतलब अब वो पब्लिक से पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहती है, और वो पब्लिक को कह रही है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो अब बात आती है कि पब्लिक उन कंपनीज के शेयर्स को कैसे खरीद सकती है। तो इसका पूरा एक प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। हम शेयर मार्केट को दो तरह के मार्केट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, जिसको हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट की। अब आपको नाम से भी पता चल रहा है प्राइमरी एंड न्यू इश्यू मार्केट। तो इसका मतलब है जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर बेच रही है डायरेक्टली, और पब्लिक डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है कंपनी के, तो उस तरह के मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसका मतलब यहां पे ये है कि कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में डायरेक्ट डील हो रहा है। कंपनी ने फ्रेश शेयर्स इश्यू किए, और हम डायरेक्टली वो फ्रेश इश्यूड शेयर्स को खरीदते हैं। तो इसको खरीदने का प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं IPO, जो कंपनी लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपने काफी सुना होगा, रिसेंटली जोमैटो का IPO आया, LIC का IPO आया, पेटीएम का IPO आया, बर्गर किंग का IPO आया, और उसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स ने अप्लाई भी किया। अब आपने वहां पे ये भी सुना होगा कि काफियों को शेयर्स मिला, काफियों को नहीं मिला। तो ये एक सिस्टम होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, बाकी कंप्लीट डिटेल मैं IPO पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम उन सारे प्रोसेस को समझेंगे। अभी के लिए मैं बस आपको इतना बता दूं कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा उठाना चाह रही है, तो वो डिसाइड करती है कि उसको कितना पैसा उठाना है। तो उसके लिए क्या होता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाती है, और वो वैल्यूएशन कौन लगाता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर्स कहते हैं इसको। कंपनी हायर करती है, जैसे बहुत सारे आजकल तो हर बैंक से ये सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये पब्लिक लिस्ट कंपनी जो है, पहले प्राइवेट थी, फिर वो प्राइवेट के बाद और ग्रो होके पब्लिक बनी, बट अनलिस्टेड रही, तो ये ओवर द इयर्स ग्रो करके आई है। तो सिंपल सी बात है, ओवर द इयर्स जो ये ग्रो किया है, तो इसके वैल्यू में भी तो ग्रोथ हुआ होगा। तो ये मर्चेंट बैंकर्स यही चेक करते हैं कि करेंटली कंपनी की अभी वैल्यू क्या है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं चेक करने के। उसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूं कि वैल्यू 100 करोड़ आ रहा है अभी, तो अब कंपनी ये डिसाइड करती है कि उस 100 करोड़ में से कितना स्टेक वो बेचना चाह रही है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया उस 100 में से वो 20 करोड़ का शेयर इश्यू करना चाहती है, यानी कि 20% स्टेक बेचना चाहती है। इसका मतलब 20 करोड़ का शेयर्स वो लोगों को बेचेगी, और उसके पास 20 करोड़ रुपए आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि किस प्राइस पे वो शेयर जाए। तो ये प्राइस डिसाइड करने के भी तरीके हैं, वो 2 तरीके हैं।
एक तरीका होता है फिक्स प्राइसिंग मेथड और दूसरा तरीका होता है बुक बिल्डिंग मेथड। हमें यह भी देखना होता है कि हम किस प्राइस पे अपने शेयर्स को ऑफर करें जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो और लिक्रेटिव हो। अगर ये डिसाइड किया जाता है 100 रुपया पर शेयर, तो इसका मतलब क्या है, 20 करोड़ हमें चाहिए था और 100 रुपए हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब 20 लाख शेयर्स इश्यू होगा। कितनी बार क्या होता है, जो मैंने डायरेक्ट बोला 100 रुपया, ये फिक्स प्राइस इश्यू है। कई बार कंपनी को भी नहीं पता होता है कि वो एक्चुअल में कौन सा प्राइस है जिसपे इन्वेस्टर्स खरीदेंगे और डिमांड आएगी। तो उस केस में एक और प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। आप अगर देखोगे चेक करके पिछले आए हुए आईपीओज में जो इश्यू प्राइस है, तो आपको एक बैंड दिखेगा। जैसे मैंने बोला 100 पर शेयर, तो उसमें बैंड कैसे दिखेगा, 80 to 100 एक ब्रैकेट है। जो 80 है वो फ्लोर प्राइस कहलाता है और जो 100 है वो कट ऑफ प्राइस है। यानी कि आप इसके बीच में कोई भी प्राइस के लिए बिड कर सकते हो। बिडिंग आने के बाद कंपनी देखती है कि किस प्राइस पे डिमांड ज्यादा आ रहा है, फिर वो फाइनल वही प्राइस डिसाइड होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, जब ये डिसीजन हो जाता है प्राइसिंग का और एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, सारे लोग इनवाइट जो किया है कंपनी ने कि आप शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजो, तो कंपनी अब ये चेक करती है कितने शेयर्स की डिमांड आई है। मैंने आपको बताया 20 करोड़ चाहिए था रुपया, 100 रुपए पर शेयर डिसाइड हुआ था, तो हमने 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगा। अब ये भी तो हो सकता है 20 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए डिमांड आ जाए। तो अगर जितने शेयर्स के लिए कंपनी इनविटेशन भेज रही है, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, इस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि हर किसी को शेयर्स मिले। उस केस में लॉटरी मेथड अडॉप्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मार्केट की। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई भी इन्वेस्टर्स आईपीओ के लिए अप्लाई करता है तो जरूरी नहीं है उसे मिले ही। तो अब आप समझिए, यहाँ दो बातें हो सकती है। हो सकता है वो इन्वेस्टर्स हो जो उस कंपनी जिन्होंने अभी आईपीओ इशू किया था उसके शेयर्स को खरीदना चाहती हो, उन्हें उस कंपनी में वो पोटेंशियल दिख रहा हो, फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा हो, जहां पे वो चाह रही हो इन्वेस्ट करना है, बट उसे तो शेयर मिला नहीं और कंपनी बार बार आईपीओ लाएगी भी नहीं, तो वो बंदा वो शेयर्स कैसे खरीदे। अब उसी तरह ये भी तो सिचुएशन हो सकता है, वो लोग या वो इन्वेस्टर जिनको आईपीओ में शेयर मिल गए, अलॉट हो गए, कुछ टाइम बाद या हो सकता है लिस्टिंग के दिन ही अगर वो उस शेयर्स को बेचना चाहते हैं, हो सकता है यूं ही, हो सकता है लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो रहा हो, निकलना चाहते हैं अब, या बहुत सारे और भी वजह हो सकती है। तो अगर वो बेचना चाह रहे हैं तो वो बेचे किसे, कंपनी आईपीओ में इश्यू किया हुआ शेयर ऐसे शेयर होल्डर से नहीं खरीदती। हाँ, कुछ केसेस हैं वो ऐसे एकदम नहीं होता, वो बाय बैक ऑफ शेयर्स होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो इतना इजीली वो भी नहीं होता। तो अब आप समझो, दो बातें आ गई यहाँ पे। एक वो इन्वेस्टर्स जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती थी, उनको आईपीओ में नहीं मिला। दूसरे वो इन्वेस्टर्स जो उस कंपनी का शेयर्स मिल तो गया आईपीओ में, बट उसे अब वो बेचना चाह रही है। तो इसी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास है स्टॉक मार्केट, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। और हमारे कंट्री के केस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज है जहां पे ऑलरेडी इश्यू किए हुए शेयर्स के बाइंग और सेलिंग्स होती है। इट मींस अब यहां पे कंपनी का कोई रोल नहीं है। अब यहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है खरीदने और बेचने का, वो इन्वेस्टर्स के बीच हो रहा है, कंपनी के बीच नहीं। तो आप जो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी के शेयर के प्राइस देखते हो, जो कि डेली रिफ्लेक्ट होता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप सीधा नेट पे सर्च भी करोगे टाटा मोटर्स का आज प्राइस कितना है, 410 है, 480 है, क्या है, और आप देखोगे जब कंपनी ने आईपीओ इशू किया था तो उस टाइम में कितना था,
तो आप बहुत डिफरेंस पाओगे। हमने इन्फोसिस का एग्जांपल लिया कुछ टाइम पहले, हमने देखा इन्फोसिस ने जो आईपीओ पे शेयर इशू किया था वो 95 रुपीज था और आज के डेट में वो 1600 रुपए का है। तो ये 1600 रुपया हुआ कैसे? उसी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, क्योंकि इन्फोसिस कंपनी अच्छा करती रही, उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ती रही, लोगों को बेनिफिट होता रहा और शेयर्स तो लिमिटेड ही थे जितना कंपनी ने इशू किया था, तो उसके प्राइस में इंक्रीज होता रहा। तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे अब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स को आपस में खरीदते बेचते हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लिक्विडिटी की, वो सॉल्व कर देती है स्टॉक एक्सचेंज। जिसको जब खरीदना है खरीद सकता है, जिसको जब बेचना है बेच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट हर कंपनी के एक ट्रू वैल्यू को भी दिखाता है, यानी कि प्राइस से हमें यह पता चलता है। ट्रू वैल्यू कहना हर केस में सही नहीं होगा, बट एटलीस्ट हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑल राइट, तो मैंने आपको बताया ये प्राइस या ये जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होती है दो जगह पे होती है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। हमें पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनी है वो 5000 से ऊपर है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनी है वो समवेयर अराउंड 1700 है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। तो अब ये सेंसेक्स और निफ्टी हमें बताता क्या है? अगर आप डेली मार्केट को ट्रैक करोगे तो आप देखोगे आज सेंसेक्स बढ़ गया, आज कभी कल कम हो गया, ऐसे ही निफ्टी बढ़ा कम हुआ, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑल राइट, सेंसेक्स एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड उन 5000 कंपनी का एक ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो ये हमें ये दिखाता है कि वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म करने का मतलब वो अच्छा ग्रोथ कर रही है, उसके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, उनके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, तो इसलिए उनके शेयर प्राइस में ग्रोथ हो रहा है। बट आप ये सोच के देखो, मैंने आपसे बताया 5000 कंपनी है, क्या 5000 कंपनी के हर कंपनी के बारे में रोज चेक करना पॉसिबल है? बहुत डिफिकल्ट है। तो सेंसेक्स क्या करता है, उन 5000 कंपनी में जो बेस्ट 30 कंपनीज है, अब बेस्ट मैंने बोला, बेस्ट कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में मैंने बात की है कि उस कंपनी के कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है और उनका मार्केट प्राइस क्या है। जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, उसको मार्केट कैप कहते हैं। बट यहां पे बस एक छोटा सा डिफरेंस है, हम जब आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात करते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स में वो शेयर्स इंक्लूड नहीं करते हैं जो प्रमोटर्स के पास है, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर माइनस प्रमोटर्स होल्डिंग, फिर जितना शेयर्स बचा उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाता है जो भी फ्लोटिंग, इसको कहते हैं फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बेसिस पे बेस्ट 30 कंपनी देखते हैं। तो अब इन 30 कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक हम ऑन एन एवरेज बता देते हैं कि ओवरऑल कैसा काम कर रही है कंपनीज, ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह निफ्टी क्या बताता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो 1700 कंपनी लिस्टेड है समवेयर अराउंड, उसमें से 50 बेस्ट कंपनीज के परफॉर्मेंस को वो रिफ्लेक्ट करता है सेम लॉजिक के साथ। तो ये है हमारा इंडिकेटर इंडेक्स। ऑल राइट, अब हम फटाफट बात करते हैं, जैसे मैंने आईपीओ की बात की, तो उस आईपीओ में जो इन्वेस्टर्स है, मैंने कहा पब्लिक को ऑफर कर रही है, वहां पे हमें यह समझने की जरूरत है कि वो जो इन्वेस्टर्स है किस किस कैटेगरीज के होते हैं। तो मैं इसमें बता दूं आपको कि एक कैटेगरी होता है जो कहलाता है RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हम लोग जैसे, या वो इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करता हो, वो RII के कैटेगरी में आता है। दूसरा कैटेगरी है इसका HNI,
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या इसे हम NII भी कहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफी कैपिटल होता है इन्वेस्ट करने के लिए, हाई नेटवर्थ है, और वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ऊपर होता है। तीसरी कैटेगरीज है जिसे हम कहते हैं QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब इस QIBs में भी कैटेगरीज हैं। एक तो हमारा DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब मैं DII की बात करता हूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसमें जितने भी बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, LIC है यानी इंश्योरेंस कंपनीज है, ये सारे भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप डेटा निकाल के देखो पिछले साल का, तो आप पाओगे LIC ने 34,000 करोड़ से इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में। तो वो क्या है? DII है। आप ITC का डेटा उठा के देखोगे तो आप पाओगे 43% ITC में जो स्टेक है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, राइट। दूसरी तरफ आता है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हम बराबर सुनते हैं कि बाहर के कंपनीज हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, पैसा का इनफ्लो हो रहा है, फिर वो बेच के जा रही है, आउटफ्लो होता है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है, जब वो आती है तो बहुत बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है कि वो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, तो इसकी वजह से काफी वॉलेटिलिटी बनी रहती है। अगर वो बहुत बड़ा चंक इन्वेस्ट कर रही है तो डिमांड बढ़ेगा, उस शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर वो ऐसे ही बहुत बड़ा चंक वापस ले जाए, निकाल ले, तो इसका मतलब डिमांड कम हो गई, शेयर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस गिर जाएगा। तो आप जब भी देखना IPO जब इश्यू होता है कोई भी कंपनी, तो एक कैटेगरी बना होता है जिसमें मेंशन होगा रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, या रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो कोटा है वो 35% का है। फिर हम बात करते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का जो कोटा है वो 10% या 15% का है। फिर जो QIBs का कोटा है वो 50% का होता है। इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जब हम QIBs की बात करते हैं तो इसमें एक एंकर इन्वेस्टर्स का कॉन्सेप्ट है। वो क्या होते हैं? वो इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा अमाउंट, हेवी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके लिए कुछ एक लॉक इन का भी कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो हमने रिटेल इन्वेस्टर्स ने IPO में शेयर के लिए अप्लाई किया, हमें वो शेयर्स मिल गया, अगर हम चाहें तो लिस्टिंग वाले दिन या कभी भी बेच के निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। उनके लिए कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आप 50% शेयर्स 3 महीने तक नहीं बेच सकते। ये टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है, या बाकी 50% आप 6 महीने बाद बेचोगे, 9 महीने बाद बेचोगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा एक हिस्सा खरीदते हैं IPO में, और अगर वो तुरंत बेच दें तो इसका मतलब क्या है? सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर्स की, डिमांड कम, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आ जाएगी प्राइस में, फ्लक्चुएशंस होगा, जो कि कंपनी के लिए भी और उस कंपनी के स्टॉक के लिए या लोगों का जो सेंटिमेंट्स है उसके लिए सही नहीं है। तो इस फ्लक्चुएशंस को, वोलेटिलिटी को कंट्रोल में रखने के लिए वो टाइम पीरियड दिया जाता है लॉकिंग का। एंकर यही तो करता है, शिप को होल्ड करके रखता है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वही है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स है उस कंपनी के स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं।